सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो की, जो आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर मासूम बन रहे हैं। वैसे तो आतंकवाद पर झूठ बोलना, खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताना पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनका एकमात्र एजेंडा रहता है आतंकवाद पर झूठ फैलाओ। बिलावल भुट्टो इसी एजेंडे के तहत मासूम बन रहे हैं। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को खूंखार आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना पता नहीं है। मासूम बिलावल ये कह रहे हैं कि उन्हें मसूद अजहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आपको बता दें, मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। आतंकवाद पर पाकिस्तान की चाल और चरित्र को पूरी दुनिया समझ चुकी है। सोचिए, एक इंटरव्यू में सरेआम बिलावल ये कह रहे हैं कि आतंकी मसूद का पता बता दो, जबकि मसूद अजहर वर्षों से पाकिस्तान में रह रहा है। वर्षों से मसूद अजहर को पाकिस्तान की सत्ता का संरक्षण हासिल है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कुछ दिन पहले अमेरिका में जाकर पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित बता रहे थे, जो ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान का सच किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान के नेता कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि पूरी दुनिया में देश की बेइज्जती होने लगती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला है, क्योंकि मसूद अजहर कोई साधारण आतंकी नहीं है, बल्कि उसकी कहानी के हर पन्ने में पाकिस्तान का नाम है। वैसे भोले भाले बिलावल भुट्टो की थोड़ी मदद की जा सकती है। ऐसे 3 संपर्क सूत्र हैं जिसके जरिए बिलावल को आतंकी मसूद का पता मिल सकता है, जिसके जरिए बिलावल ये जान सकते हैं कि मसूद कहां और किसकी शरण में बैठे हैं। पहला संपर्क सूत्र है ISI। सही सुना आपने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसके पास आतंक के आकाओं का रिमोट कंट्रोल होता है, जिसके इशारे पर आतंकी हमले होते हैं, जो हर बड़े आतंकी हमले में एक्सपोज हो चुका है। जब ISI के पास आतंक वाला इतना बड़ा रिकॉर्ड है, तो स्वाभाविक रूप से ISI को यह भी पता होगा कि मसूद अजहर इस वक्त कहां छिपा है। बिलावल भुट्टो को ISI से मदद मिल सकती है। बिलावल को दूसरे मददगार साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच गुप्त गठबंधन वाली जानकारी सरेआम हो चुकी है, और मुनीर इस गठबंधन के संयोजक भी हैं और प्रायोजक भी। इसीलिए मसूद का पता उन्हें जरूर मालूम होगा। तीसरे नंबर पर शहबाज शरीफ हैं, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आतंकी रहते हैं। इन आतंकियों को सराम रैलियां होती हैं, आतंकियों को VVIP सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो सकता है बिलावल की मदद करें। उन्हें ये मालूम होगा कि मसूद अजहर कहां छिपा है। ये बात हुई मसूद अजहर की। इसी इंटरव्यू में बिलावल से लश्कर के आतंकी हाफिज सईद पर भी सवाल पूछे गए। बिलावल ने हाफिज पर भी एक्सपोज हो गए हैं। सवाल ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद आज़ाद है। बिलावल ने कहा कि हाफिज पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है, जबकि सच्चाई है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद को VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह उसकी सुरक्षा की जा रही है और उसे सुविधा दी जा रही है जैसे वो आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सत्ता का बड़ा नेता है। बिलावल की इन बातों को सुनकर आपके मन में 2 बातें जरूर आई होंगी। एक बात यह कि बिलावल कितने मासूम हैं, और दूसरी बात यह कि बिलावल कितने शरीफ बन रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मसूद अजहर वही आतंकी है जिसका पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। हर किसी को पता है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में है, और मसूद अजहर इस आतंकी संगठन का चीफ है। सिर्फ 3 पॉइंट में आतंकी मसूद पर बिलावल की असलियत को आप भी समझिए। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता है मसूद अजहर का ठिकाना कहाँ है, जबकि सच ये है कि मसूद अजहर परिवार के खात्मे के बाद खुद पाकिस्तान में अज्ञात जगह पर छिपा है। बिलावल की ओर से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान मसूद को गिरफ्तार करने में असमर्थ है, जबकि सच ये है कि मसूद को पाकिस्तान की सेना और ISI का संरक्षण मिला हुआ है। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान मसूद की पहचान करने में असमर्थ है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में पिछले वर्ष मसूद एक समारोह के दौरान खुल्लम खुल्ला घूमते और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आया था। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार इसी जगह मारा गया था। आज आपको मसूद अजहर की पूरी टेरर कुंडली भी जाननी चाहिए। ये वही आतंकी है जो 2001 में भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा 26/11 मुंबई आतंकी हमला, 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में भी ये शामिल रहा है।
थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 में कांधार हाईजैक के बाद रिहा किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी तो मसूद अजहर ने यह माना था कि भारत के हमलों के दौरान उसके परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 सहयोगी मारे गए थे। अल जजीरा के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है और उसे पश्चिमी देशों को सौंपना चाहिए। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बिलावल को जरूर देखनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इन आतंकियों का ठिकाना कहां हो सकता है। पहलगाम हमले से पहले ही आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने आतंकी हाफिज सईद को सेफ हाउस में शिफ्ट किया था। आतंकी हाफिज सईद 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता है। पूर्व एसएसजी कमांडो हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हाफिज सईद को उसके लाहौर के मोहल्ला जौहर स्थित घर पर नहीं रखा गया है। इसके बावजूद उनके घर पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें कि 2019 से हाफिज सईद नजरबंद है। पिछले 3 साल में 24 से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से वो पेश हो चुका है। फरवरी 2025 में भी सार्वजनिक रूप से वो नजर आया था। इसके अलावा लश्कर तैयबा का कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। इसी वर्ष 29 मई को उसे देखा गया था। कसूरी एक राजनीतिक रैली में पहुंचा था जहां पाकिस्तान के नेता और दूसरे वांटेड आतंकी शामिल थे। इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए और भारत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। उसका ग्रैंड वेलकम किया गया था। अब हमारी अगली खबर एक ऐसी वारदात से जुड़ी है जिसमें धार्मिक एंगल का दावा करके सियासी दंगल शुरू हो चुका है। सोचिए, आप कार से कहीं जा रहे हो, किसी ठेले से आपकी मामूली टक्कर हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उससे गलती के लिए माफी मांगेंगे, शायद उसके नुकसान की भरपाई करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे और शायद वो शख्स भी आपको जाने देगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी टक्कर के लिए किसी की हत्या की जा सकती है? कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा में, जहां एक मामूली टक्कर के बाद शरीफ नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 साल के सीताराम को मार डाला। और अब इसे लेकर भीलवाड़ा का सांप्रदायिक और सियासी तापमान बहुत ज्यादा हो गया है। एक हत्या के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सीताराम के कातिलों को फांसी देने की मांग की जा रही है। लेकिन इतना बवाल क्यों है? पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल टोंक के रहने वाले सीताराम की शुक्रवार को कार में अपने 3 दोस्तों के साथ भीलवाड़ा आए थे। जब वो यहाँ से मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजर रहे थे तभी उनकी कार एक ठेले से जाकर टकरा गई। लेकिन एक छोटी सी टक्कर के बाद सीताराम की हत्या कर दी जाएगी, ये ना खुद उन्होंने सोचा होगा और ना उनके दोस्तों ने। दावा है कि जिस ठेले से टक्कर हुई वो शरीफ नाम के शख्स का था। पहले तो सीताराम की शरीफ के साथ थोड़ी कहासुनी हुई। सीताराम माफी मांगने लगे, लेकिन तभी शरीफ के साथ वहां खड़ी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और फिर इतना पीटा कि उनकी सांसों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। अब इस खबर में धार्मिक एंगल की थ्योरी बताकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि प्रशासन ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। अब पुलिस ने इस केस में 16 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। हम आपको वो नाम दिखाते हैं जिन पर सीताराम को बीच सड़क पर पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनमें वसीम, इस्लाम, शाहरुख, तनवीर, सद्दाम, साहिल और गुलजार समेत कई और नाम शामिल हैं, जिन्होंने सिर्फ कार से ठेले को लगी मामूली सी टक्कर के बाद 25 वर्ष के सीताराम को इतना मारा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक सीताराम के साथ जो दोस्त मौजूद थे उन्होंने जो बताया वो भी कम दर्दनाक नहीं है। सीताराम के दोस्तों के अनुसार कार से टक्कर के बाद सीताराम माफी मांगते रहे। सीताराम ने आरोपियों के सामने हाथ तक जोड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, सीताराम ने यहां तक कहा कि इस टक्कर से जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन पहले तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कार की वायर काट दी ताकि ये लोग भाग ना सकें। इसके बाद किसी ने भी सीताराम की बात नहीं सुनी और पहले उन्हें कार से घसीटकर बाहर निकाला, फिर सड़क पर पीट कर उनकी हत्या कर दी। जो युवक है टोंक जिले का रहने वाला है, उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है जहाजपुर थाने में, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में एक जो मुलजिम है उसे हमने डिटेन किया है और एक और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ चल रही है और इस क्रम में सारे साक्ष्य जुटाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के बाहर
सीताराम कीर की जो हत्या की गई, ये इसके शहर में, कस्बे में, हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले जो ताजिया के मुहर्रम हैं, इन ताजियों को संपूर्ण भीलवाड़ा जिले में से सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद कहीं से भी नहीं निकलने देगा। इन अपराधियों लोगों पे कोई लगाम नहीं है। लगातार हिंदुओं के त्योहारों पर हिंदुओं को टारगेट करके हत्या की जा रही है और इनको सजा नहीं मिलती है। इसके कारण इनके हौसले बार बार बढ़ते हैं। निर्मम हत्या करने वाले की फांसी की सजा होगी तभी होगी। वैसे हत्या को लेकर गुस्सा सिर्फ राजस्थान के भीलवाड़ा में ही नहीं है, बल्कि गुस्से का ऐसा ही ज्वालामुखी बिहार की राजधानी पटना में भी फटा है। और इसकी वजह है वो सुशासन जो बिहार से फिलहाल गुमशुदा है और अपराधियों की बहार नजर आ रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में जंगल राज फिर से वापस आ रहा है। ये सवाल उठे हैं बिहार की राजधानी पटना में एक बड़े बिजनेसमैन के मर्डर के बाद, जिनका नाम था गोपाल खेमका, जिनकी शुक्रवार को उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब रात करीब 11:30 बजे उद्योगपति गोपाल खेमका गांधी मैदान के पास बने अपने अपार्टमेंट में घर पहुंचे थे। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। गार्ड खोलने के लिए गेट आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी घात लगाकर बैठे एक शख्स ने उन पर गोलियां चला दी और वहां से वो भाग गया। इस वारदात में गोपाल खेमका ने ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ दिया। अब दावा यह किया जा रहा है कि जिस जगह पर गोपाल खेमका की हत्या हुई वो पटना का पॉश इलाका है। थोड़ी दूरी पर पुलिस की मौजूदगी भी होती है, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ होकर आए और उनकी हत्या करके भाग गए। पहले आइए आपको ये दिखाते हैं कि इस पर पुलिस क्या कह रही है, फिर सियासी क्लेश की बात भी करेंगे। हत्या कर दिया गया, 1.5 घंटे से पता नहीं है। 11 बजे यहाँ गोली मारा गया है। बगल में आपका थाना है। इसी कार को खुद ड्राइव कर रहे थे और यहाँ से वो वापस लौट रहे थे अपने घर। और इस गाड़ी की हालत देखिए, यहाँ पर टूटे हुए शीशे हैं। शीशा यहाँ जो है वो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और ड्राइविंग सीट पर गोपाल खेमका खुद 12 बजे। और देखिए बगल की सीट से लेकर के और ये इस सीट पर तमाम निशानदेहियाँ, तौलिया गिरा हुआ है, चश्मा गिरा हुआ है यानी, और यहाँ वाटर बोतल है। जाहिर सी बात है बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे और यहाँ उनका ये हैंकी जो है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और घटना स्थल में दिखलाता हूँ, गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। उसके बाद से पुलिस की तंद्रा टूटी है। देखिए पुलिस का पहरा यहाँ पर किस तरीके से। 2018 में भी यही स्थिति ठीक इसी जगह पर जब इनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये स्थान आप देखिए, ये यहीं तक अभी पहुँचे ही थे। जैसे ही यहीं तक पहुँचे थे तब तक अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधी पहुँचे थे और सर में सटा करके उनको गोली मारी गई है। यहाँ को कॉर्डन किया गया है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि अक्सर वो क्लब से, चूँकि क्लब के निदेशक थे, जाहिर सी बात है क्लब को भी संभालना होता है। देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं। हॉर्न बजाए, जैसे वो आवाज़ किया, अच्छा, और उसके बाद में हम आए। आप आए तो क्या देखे? वही देखे जो खून होल था। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। वो सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईंटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले गए। ये जो सामने मैं सीसीटीवी आपको दिखला रहा हूँ, ये ठीक गेट के सामने है। यानी कि गेट के सामने अगर कुछ हलचल हुआ होगा रात में, और पूरा इलाका, ऐसा नहीं है कि यहाँ घूप अंधेरा रहता होगा, और डीएम का आवास है, कमिश्नर का आवास है, थाना है, और घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को सूचना दी गई, उन्होंने खुद सूचना दी और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची थी। एसपी साहब, अब इस कहानी में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिन गोपाल खेमका का मर्डर कल रात को हुआ है, उनके बेटे का मर्डर भी बिहार में 7 साल पहले कुछ इसी तरह किया गया था। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को तब गोली मार दी गई थी जब वो हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। उस वक्त ये वारदात एक भूमि विवाद की वजह से हुई थी। दावा है कि इसके बाद गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी, जिसे अप्रैल 2024 में वापस ले लिया गया और फिर उन्होंने दोबारा सुरक्षा की मांग नहीं की थी। लेकिन शायद उन्हें यह खबर नहीं थी कि बेटे की तरह उनका भी नाम अपराधियों ने किसी गोली पर लिख दिया है। अब गोपाल खेमका के साथ जो कुछ हुआ है उसे लेकर बाकी उद्योगपतियों के मन में एक डर जरूर बैठ गया होगा, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार में बिजनेसमैन अब सेफ नहीं है? इसकी वजह कुछ पिछली वारदातें हैं जिनमें बिहार के कई बड़े कारोबारियों को टारगेट किया गया है।
जैसे जून 2024 में पटना में जमीन कारोबारी अंजनी सिंह की हत्या हो गई। 2025 में ही नालंदा में जमीन कारोबारी रजी अहमद का मर्डर कर दिया गया। इससे पहले मई 2025 में भागलपुर में किराना व्यवसायी विनय गुप्ता का कत्ल कर दिया गया। और ये लिस्ट अभी और भी लंबी है, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव है, इसीलिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि दोषी कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ एक्शन ले रहे हैं। पहचान भी अपराधियों की हो चुकी है और जो भी भाषा समझेगा उस भाषा में इस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले मानसिकता के साथ इनकाउंटर की बात हो या बुलडोजर चलाने की बात हो या संपत्ति जब्त करने के स्पीडी ट्रायल से कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। इन्हीं लोग की सरकार में खेलराज जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे। और आज देख लीजिए कितने वेबसाइटों की बिहार में दुकान में भी हम गए थे, नवगछिया दुकान में भी सबकी गोली मारा लोग। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने SIT का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने ये सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। ना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए। जब बिहार के रेवेन्यू देने वाले लोग बिहार जिस व्यवसाय से चलता है उस व्यवसाय के जब सुरक्षा नहीं दे सकती है तो नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए। थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास है। अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूँ, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूँ। और सत्ता में अब बात सियासत के उस सुपर शनिवार की, जहां महाराष्ट्र की सियासी मिट्टी में एक बार फिर ठाकरे परिवार का सूरज उगा है। और लोकेशन है मुंबई के वर्ली में NSCI डोम का मंच। यहां आज नया राजनीतिक सूत्र लिखा गया। कभी बाला साहेब के दो मजबूत स्तंभ कहलाने वाले ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज के रास्ते 2006 में अलग हो गए थे, लेकिन आज दोनों फिर एक साथ खड़े थे। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी सियासी स्क्रिप्ट राइटर ने उनके मिलन को मराठी गौरव की कहानी में पिरो दिया हो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 20 साल की तलखियों को भुलाकर एक मंच पर गले मिले। 20 साल में तकनीक बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, संदर्भ बदल जाते हैं, पर बदलाव की इस आंधी में रिश्ते कई बार बच जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की ललकार के बीच दोनों भाइयों ने पुरानी राजनीतिक दरार पर सीमेंट लगा दिया है। नई उम्मीदों का मराठी संगीत बज रहा है। वैसे तो मुंबई शहर हर वर्ग और भाषा बोलने वाले लोगों से भरा हुआ है, लेकिन सियासत में अंग्रेजी के लिए एक दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। सियासत की अपनी ही भाषा है। माहौल और वोट बैंक के हिसाब से इस भाषा को चुना जाता है। लिहाजा दो भाइयों वाली इस सियासी पिक्चर की भाषा मराठी है और ये फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। और इसी शुरुआत में हमने सत्ता की कुंजी तैयार कर दी है, जिसका सार ये है कि 19 वर्षों से उद्धव और राज ठाकरे के जो रिश्ते थे वो हम आपके हैं कौन कौन वाले थे। 2025 में दोनों भाइयों का कहना है कि हम साथ साथ हैं। दोनों भाइयों का झगड़ा जरूर हिंदी से है, लेकिन दोनों की कहानी किसी बॉलीवुड की हिंदी फिल्म की तरह ही है, जहां दोनों भाई पार्टी पर कब्जे और वर्चस्व की जंग के कारण अलग हुए थे। आज हिंदी के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एकजुट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एकता हिंदी के विरोध में है या फिर इसके पीछे गहरा गणित है। इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जो हमारे न्यूज मित्रों की राजनीतिक समझ को बढ़ाने वाली है। हम इस राजनीतिक कुंजी को खोलें उससे पहले आज मुंबई के वर्ली में सजे उस मंच को देखते हैं, जहां दोनों भाइयों की एंट्री को काफी खूबसूरती से दिखाया गया। फोकस लाइट के जरिए सब कुछ हाईलाइट किया गया। मंच पर सिर्फ 2 कुर्सी दिखी, जिसमें दोनों भाई पर ही नजर हो, और जब दोनों भाई बोले तो भाषण का कंटेंट भी एक जैसा ही था, खासकर मराठी के लिए लड़ने और गुंडागर्दी वाली बात। उद्धव ने कहा कि मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं।
जबकि राज ठाकरे ने दोनों को एक साथ मंच पर लाने का श्रेय सीएम फडणवीस को दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आणि हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी? हिंदी त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही। कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही। बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत। कोण लिंब कापते, कोण टाचण्या मारते, पण गावी जाऊन अंगारे दुपारे करत असेल, रेडे कापत असतील। त्या सगळ्यांना सांगतो, या सगळ्या भूमपणा विरुद्ध माझ्या आजोबांनी लढा दिला होता आणि त्यांचे आम्ही वारसदार म्हणून तुमच्या समोर उभे ठाकलो आहोत। विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। दोनों भाई मंच पर एक साथ थे, दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन सवाल यह है कि 2006 के बाद 2025 में यानी 19 वर्षों के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों को साथ आना पड़ा। अगर इसके तात्कालिक कारण पर जाएं तो महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हुए फडणवीस सरकार ने मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का फैसला लिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध किया, संयुक्त मार्च निकालने का ऐलान भी कर दिया था। बढ़ते विरोध के बीच फडणवीस सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी वापस ले ली। सरकार के फैसले को वापस लेने को राज और उद्धव ने अपनी विजय बताया। इसके बाद आज वर्ली में उद्धव और राज ने विजय रैली निकाली। लेकिन तात्कालिक कारणों से आगे बढ़ें तो दोनों भाइयों का साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत है और दोनों इधर उधर से गारंटी लेने की बजाय एकता में ही भविष्य की गारंटी देखते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों राजनीतिक रूप से कमजोर हैं और हाशिए पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बुरी तरह हारी थी। उद्धव ठाकरे के 20 विधायक जीते थे, राज ठाकरे की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। यही नहीं, राज ठाकरे ने 125 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनके बेटे अमित ठाकरे समेत सभी 125 उम्मीदवार चुनाव हार गए। अब आगे का मामला यह है कि अगले कुछ महीने में मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। मुंबई में मराठी बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। ये शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के वोटर हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए तो मराठी वोटों का बिखराव रुकेगा और दोनों भाइयों की हाशिए वाली राजनीति एक बार फिर चमक सकती है। उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में वो न सिर्फ सत्ता से बाहर हुए बल्कि महाराष्ट्र में अब चौथे नंबर की पार्टी है।
लोकसभा में उनके पास 9 सांसद हैं और विधानसभा में 20 सदस्य हैं, जिसे राजनीतिक रूप से सम्मानजनक कह सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत नंबर के हिसाब से शून्य है। पार्टी बनाने के बाद से उनकी लोकप्रियता गिरी है, विधायकों की संख्या कम होती गई है। अगर विधानसभा चुनावों के हिसाब से आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 2009 में राज ठाकरे के 13 विधायक जीते थे और 5.71% वोट उन्हें मिला था। 2014 में सिर्फ 1 विधायक जीता और 3.15% वोट ही मिला। 2019 में भी एक ही विधायक जीता और वोटों की संख्या और भी कम हो गई, सिर्फ 2.25% ही वोट मिले। 2024 में एक भी विधायक नहीं जीत पाया और वोट मिले सिर्फ 1.55%, यानी विधायक तो एक भी नहीं और वोट 1.5%। अगर बीएमसी चुनाव की बात करें तो 2012 में एमएनएस के 27 पार्षद जीते और 20% वोट मिला। 2017 में एमएनएस के 7 पार्षद जीते और 7.7% वोट मिला, यानी वोटों का प्रतिशत और पार्षदों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। मतलब दोनों भाइयों की हालत करीब करीब एक जैसी है। ऐसे में हिंदी विरोध के नाम पर एकजुटता और कुछ वोट हासिल करने में दोनों को राजनीतिक फायदा दिख रहा है। हालांकि आज शिवसेना और एमएनएस जिसे विजय रैली कह रहे हैं, उसे सीएम फडणवीस रोने का कार्यक्रम कह रहे हैं। मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती। त्या रुदालीचं दर्शन ते त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे। शिंदे के जो लोग हैं उनको लोगों ने वोट नहीं दिया है, वोट तो यहाँ है। आपने देखा होगा, लोग चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आमच्यासाठी एक आनंदाचा दिवस आहे। मराठीवर जे आक्रमण चाललंय त्याच्या विरोधात ही एकजूट है। दोनों भाई पवार साहब के साथ काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। आम्ही कालही एक कुटुंब होतो, आजही आणि उद्याही राहू। 6 दशकाची नाती है। बालासाहेब नहीं कर पाए, आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है, तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए मजबूर उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे थे और अब वो कहते हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से हम एक साथ आए हैं। तो आपको जुदा किसने किया था? वो भी तो। वैसे राजनीतिक पन्नों के इतिहास को अगर देखें तो उद्धव और राज दोनों के बीच वर्चस्व की जंग रही है और इस कारण दोनों भाई अलग हुए थे। 1990 के दशक का आखिरी दौर था जब राज ठाकरे राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय थे। लोग उन्हें बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते थे। बाला साहेब ठाकरे की तरह भाषण शैली और उन्हीं की तरह के राजनीतिक अंदाज के कारण राज ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें बाला साहेब अपनी राजनीतिक विरासत सौंप देंगे। लेकिन महाभारत और रामायण काल से चली आ रही पुत्र मोह वाली परंपरा को भूल जाना राजनीतिक अपरिपक्वता साबित हुई। 30 जनवरी 2003 को बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और तब से शिवसेना में वर्चस्व की जंग शुरू हुई। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। 9 मार्च 2006 को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की और ऐसे में वो उद्धव के भाई से राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। कुल मिलाकर आज मुंबई के वर्ली सभागार में जो दृश्य उभरा वो राजनीतिक रैली कम और एक इमोशनल फैमिली कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था। मंच सजा, फोकस लाइट चमकी और 2 कुर्सियों की सेटिंग में ठाकरे भाइयों की जुगलबंदी ऐसे दिखाई गई जैसे कोई महामिलन एपिसोड प्रसारित हो रहा हो। राज ठाकरे ने कहा कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया और उद्धव बोले मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। ये सुनकर लगा जैसे सियासत में पंच लाइन और स्क्रीन प्ले का खेल बन रहा हो। 2 दशकों की तलखी एक मंच पर भाप बनकर उड़ गई। लेकिन क्या इतनी सहजता राजनीति में मुमकिन है? वैसे राजनीतिक रूप से देखें तो ये मराठी गौरव की लड़ाई कम और बीएमसी चुनावी गणित का ट्रेलर ज्यादा लग रहा है। भाषाई अस्मिता एक भावनात्मक बटन है जिसे दबाकर सत्ता की लिफ्ट ऊपर चढ़ाई जा रही है। वैसे इन सब के बीच आज सुबह कारोबारी सुशील केडिया के वर्ली ऑफिस में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए।
पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यह हमला उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली के कुछ घंटे पहले किया गया। यह हमला केडिया के 3 जुलाई की उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुआ। उन्होंने मनसे चीफ राज ठाकरे को टैग करते हुए लिखा था कि मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी ठीक से नहीं जानता, प्रतिज्ञा लेता हूं कि मराठी नहीं सीखूंगा। हालांकि आज जब सुशील केडिया के दफ्तर पर हमला हुआ तो उन्होंने इस पर माफी मांग ली। माफी का एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब सियासी खबरों की अगली कुंजी खोलते हैं, जिसके केंद्र में है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो राजस्थान की सियासत और सोशल मीडिया दोनों जगह पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है और राजस्थान का सीएम बदलने की मांग की जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस सियासी महाभारत की शुरुआत एक हैशटैग के साथ हुई। भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ वाला ये हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के साथ अब तक 4 लाख से ज्यादा पोस्ट की जा चुकी है। इस ट्रेंड के साथ ही भजनलाल इस्तीफा दो जैसे कई हैशटैग भी जोर पकड़ते दिखे। हालांकि इसके बाद सीएम भजनलाल के समर्थन में भी राजस्थान के लाल भजनलाल जैसे हैशटैग के साथ पोस्ट होने लगी। साथ ही भजनलाल हैं तो भरोसा है जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया वाली इस लड़ाई के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक बयान पर भी चर्चा होने लगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम भजनलाल को हटाने की साजिश हो रही है और इसमें बीजेपी के ही कुछ नेता शामिल हैं। हालांकि अब कांग्रेस ये कह रही है कि सीएम बदलने की मांग बस सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं बल्कि राजस्थान की जनता की आवाज है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति बता रही है। पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। जनता चला रही है और कल इन्होंने भिड़ने की कोशिश की तो ये 7,000 पे पहुंचे और वो 2 लाख पे पहुंच गए। एक्स पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे जो कोई ट्विटर करते हैं ना वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है काका जी जय हो भजनलाल शर्मा। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। तो हमने तो ना चलाया, हमें पता है आप नहीं हटोगे। अब ट्विटर पे ट्रेंड तो जनता चलाती है, जो हटाने का चला जाए दंगे क्यों करा रहे हो यार। नकारात्मक सोच वाले कोई नकारात्मक सोच के आधार पर कोई ट्वीट करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी हमेशा नकारात्मक राजनीति करते रहे, जन भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे। वो तो भजनलाल जी बोलते हैं ना भाई, जैसे ट्विटर को कह दिया और मोदी को श्रद्धांजलि, वो खुद बोलते हैं, वही तो सोशल मीडिया पाएगा ना। मैं कह रहा हूँ इनके इर्द गिर्द है वो बचकाने लोग हैं, इनके इर्द गिर्द जो टीम है वो सारी मतलब ये शो करना चाहते हैं कि हम ही राजस्थान चला रहे हैं। और दूसरा है गौरव श्रीवास्तव जैसे लोग जो डकैत हैं, उन्होंने इनको घेर रखा है और वो लीकर और बजरी का सबसे बड़ा काम गौरव श्रीवास्तव करा पर्दे के पीछे। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।